जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सेकेंड ईयर को देखने जा रहे हैं और सेकेंड ईयर में हमारे पास चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 17 विच इज फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। सो टुडे वी आर गोना सी द चैप्टर नंबर 17। इसको हम कंप्लीट देखेंगे, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स को। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अगर मैं स्ट्रक्चर को पेश नजर रखूं और सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को सामने रखकर मैं अगर सॉलिड्स को उसकी टाइप्स में डिवाइड करूं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं वी हैव गॉट थ्री टाइप्स। वन, द बेसिक, दैट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। द सेकेंड वन विच इज एमॉर्फस, और इसको बाद औक़ात ग्लासी सॉलिड्स का नाम भी दिया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन द थर्ड वी हैव गॉट पॉलीमेरिक सॉलिड्स। आइए देखते हैं इनको एक एक करके। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में सबसे अहम चीज, the most important thing is that they always have regular structure, which means that they have a uniform repetition of that structure. अगर ऐसा तो इनके पास एक constant bond length होगी, they will be having constant bond length. अब याद रखिएगा, अगर constant bond length है तो जब heat up करेंगे तो bond टूटेगा, यानी melting होगी। तो चूंकि bond length हर जगह एक जैसी होगी तो melting point हर पॉइंट पर एक ही वक्त में मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट का होना। सो दे हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीडेस में पूछा जा सकता है। दे हैव गॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल देखते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिरकोना, एंड वी हैव गॉट ऑल द सिरामिक्स। स्टूडेंट्स, ऑन द सेकेंड वन वी हैव गॉट अमॉर्फस और द ग्लासी सॉलिड्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इरेगुलर बॉन्ड लेंथ होती है इनकी, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। तो बॉन्ड लेंथ चूंकि यूनिफॉर्म नहीं होती, दिस इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट वेरी ब्यूटीफुल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बॉन्ड लेंथ नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से दे डू नॉट एंजॉय अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसकी बेस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी ग्लास, जिसमें आपने देखा होगा बबल्स भी फील हो रहे होते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज पॉलीमेरिक सॉलिड्स। पॉलीमेरिक का वर्ड पॉलीमर से निकला, और आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पॉलीमराइजेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ा हुआ है। इसमें हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अहम चीज जो एंटीडेस में पूछी जा सकती है, दैट दे हैव वेरी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। मुराद ये है कि ये हल्के फुल्के होते हैं। आपने पीवीसी पाइप्स देखे होंगे, आपने टायर्स देखे होंगे, वो कंपैरेटिवली बहुत हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इसे कहते हैं दे हैव गॉट वेरी गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। सो इट मींस दैट देयर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज वेरी लार्ज। so बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से इसको चीज को याद रखिएगा। स्टूडेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज द यूनिट सेल। यूनिट सेल कहते हैं द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टल, इट इज यूनिट सेल। और अगर इसको रिपीट कर दिया जाए किसमें, थ्री डायमेंशन में, देन इट मेक्स द होल क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफॉर्मेशन। हम इसके बारे में अब ज्यादा देखेंगे। डिफॉर्मेशन बुनियादी तौर पे दो तरह की होती है। नंबर वन इज प्लास्टिक, या इसको परमानेंट डिफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। यू कैन कॉल इट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और परमानेंट डिफॉर्मेशन। And on the second number you can have elastic और temporary deformation। आइए देखते हैं इनको एक एक दफा। वेल, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में होता ही है कि अगर हम इफ वी क्रॉस द इलास्टिक लिमिट, अगर हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दें तो आप सब जानते हैं हम इलास्टिसिटी जो है उसके बाद प्लास्टिसिटी स्टार्ट होती है, इसीलिए इसका नाम प्लास्टिक पड़ा हुआ है। तो आप इलास्टिक लिमिट को जब क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब आप टेम्परेरी डिफॉर्मेशन से परमानेंट डिफॉर्मेशन में चले जाएंगे। तो अगर आप स्ट्रेस हटा भी देंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी असल हालत में वापस नहीं जाएगा, विच मीन्स ऑब्जेक्ट डज नॉट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन या शेप, लेंथ। तीन तरह की चेंजेस हम लाते हैं फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में। हम डिफॉर्मेशन तीन तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज करेंगे। या तुम लेंथ को चेंज करेंगे, इधर वी विल चेंज द लेंथ और वी विल चेंज द वॉल्यूम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम शेप को चेंज करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया जाए तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है और वापस नहीं आती। दिस इज नोन एज प्लास्टिक और परमानेंट डिफॉर्मेशन। बाय वन गेट वन फ्री, इलास्टिक या टेम्परेरी डिफॉर्मेशन को समझना अब कंपैरेटिवली हमारे लिए इजी हो गया। यहां पे क्या होता होगा, कॉमन सेंस की बात है, दैट वी रिमेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। और याद रखिएगा, जब तक हम इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहेंगे, ऑब्जेक्ट पर लगने वाला स्ट्रेस जब भी रिमूव किया जाएगा,
ऑब्जेक्ट अपनी असल हालत में वापस चला जाएगा। तो दिस इज द रीजन वाई इसे टेम्परेरी डिफॉर्मेशन का नाम भी दिया जाता है। ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप। मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया कि डिफॉर्मेशन में हम 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज करेंगे, ईदर परमानेंटली और टेम्परेली। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वेल स्टूडेंट, अभी मैंने आपसे शेयर किया कि द डिफॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन चेंज इन लेंथ। इसकी वजह से लेंथ में चेंज आ सकता है। वी कैन हैव द चेंज इन लेंथ, वी कैन हैव द चेंज इन वॉल्यूम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी कैन हैव चेंज इन शेप। आइए बारी बारी इन सबको देखते हैं और फिर इनमें मौजूद डिफरेंट तरह का स्ट्रेस और उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, और फिर इनमें हर एक का अपना जो रिस्पेक्टिव मॉड्यूलाई या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डेवलप होगा, हम उसको भी देखेंगे। स्टूडेंट लेट्स सी, ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ आपके पास L मौजूद है। अगर हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई करें, अब स्ट्रेस की टर्म और प्रेशर की टर्म में बुनियादी फर्क बच्चों हमें पता होना चाहिए। स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन याद रखिएगा स्ट्रेस की टर्म सॉलिड्स के लिए अप्लाई की जाती है, जिसमें आप जानते हैं हम लेंथ को भी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं और शेप को भी। जबकि प्रेशर की टर्म पर्टिकुलरली फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, लिक्विड्स और गैसेस के लिए। तो एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लिक्विड्स या गैसेस जो कि फ्लूइड्स होते हैं, उसमें हम शेप को चेंज नहीं कर सकते, हम लेंथ को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास वी हैव गॉट अ रॉड जिसकी लेंथ L है और इस पर ये स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, तो क्या आप देख सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दे। अब स्ट्रेस अप्लाई होने के बाद लेंथ हमारे पास आ गई L प्राइम। आप देख सकते हैं जो लेंथ में चेंज आया वो यहां पर है, विच इज डेल्टा L इज इक्वल टू L प्राइम माइनस L। सो लेट्स सी, इस स्ट्रेस को जो कि लेंथ में चेंज लेके आए, वी कॉल इट टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट्स क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब हर स्ट्रेस एक स्ट्रेन को प्रोड्यूस करता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होगा, इसे टेंसाइल स्ट्रेन का नाम दिया जाएगा। एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे हम इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर हम लिखेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी का चेंज जो चेंज आया होगा, और नीचे जो फिजिकल क्वांटिटी ओरिजिनल होगी। तो यहां पे चूंकि हम लेंथ में चेंज लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम ऊपर डेल्टा L लिखेंगे और नीचे L लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे रेशो। हमारे पास इसका जो भी जवाब आएगा उसके यूनिट्स क्या होंगे? देखें, स्ट्रेन इज द ratio of same physical quantities, which means it cannot have a unit, which means it cannot even have dimensions. इसकी dimensions भी नहीं होती। Students, अब यहां पर अगर मैं हुक्स लॉ अप्लाई करूं तो stress is directly proportional to strain। proportional का साइन जो मैं रिमूव करूंगा constant आएगा। वो constant in case of change in length की अगर बात की जाए, it is Young's modulus, जिसका फॉर्मूला होगा tensile stress divided by tensile strain। तो मैंने फॉर्मूला पुट किया, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा L ओवर L। ये डेल्टा L ओवर L ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो हमारे पास आ जाएगा F ओवर A मल्टीप्लाई बाय L ओवर डेल्टा L। अब गौर से देखिए, इस चीज का तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कि फोर्स पर यूनिट एरिया का ही यूनिट यहां पे होगा, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, विच मीन दैट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस हो या इसके बाद बल्क मॉड्यूलस है या शेयर मॉड्यूलस है, इन तमाम के लिए हम जो यूनिट यूज करेंगे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही कहलाएगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा मैं यहां पे आपको रिवाइज करवाता जाऊं, एंटीटेस में पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट। बर्नौलीज इक्वेशन में आपने P पढ़ा था, प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH। याद रखिए कि सारी की सारी टर्म्स भी प्रेशर हैं, और अभी आपने देखा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट भी प्रेशर वाला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इन तमाम के जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होते हैं। स्ट्रेस, प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर चैप्टर 6 में मैं आपको सिखा चुका हूं। द प्रेशर ड्यू टू द डेप्थ, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दे ऑल हैव द सेम यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं हम चेंज इन वॉल्यूम की तरफ। देखिए, हमारे पास एक ये क्यूब दिया हुआ है, अगर इस पर हर तरफ से इसको कंप्रेस किया जाए तो ये स्ट्रेस अप्लाई होगा। इसे कंप्रेशनल या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, तो आपके पास वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूमेट्रिक या कंप्रेशनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? वो तो वही होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट्स भी वही होंगे, डायमेंशन भी वही होंगी।
वॉल्यूमेट्रिक या कंप्रेशनल स्ट्रेन में आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मैंने आपको सिखाया था, ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, बहुत आसान है याद करना। इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसका कोई यूनिट नहीं होगा, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद हमारे पास जैसे लेंथ में चेंज आए तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉड्यूलस होता है। तो याद रखिएगा, वॉल्यूम में जब चेंज आए तो उसे बल्क मॉड्यूलस कहते हैं, जिसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है, बल्क मॉड्यूलस। जिसका रिलेशन क्या होगा? कंप्रेशनल स्ट्रेस ऊपर होगा और कंप्रेशनल स्ट्रेन से डिवाइड करेंगे, हम रिलेशंस पुट करेंगे एंड फाइनली बहुत आइडेंटिकल याद करना, हमेशा यहां पे F ओवर A आएगा और यहां पे जो भी स्ट्रेन होगा उसका इनवर्स होगा। यूनिट इसके क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली आइए चलते हैं चेंज इन शेप के हवाले से। स्टूडेंट्स, चेंज इन शेप में ये है कि सपोज करें वी हैव गॉट दिस क्यूब ओवर हियर, ये हमारे पास एक बॉक्स है जो कि फिक्स्ड है फ्रॉम द बेस, वो बेस से फिक्स्ड है। अब अगर मैं इस पर कुछ इस तरह से स्ट्रेस अप्लाई करता हूं तो क्या होगा? ये पॉइंट ए जो होगा ये यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डेल्टा ए डिस्प्लेसमेंट होगी, यकीनन पॉइंट बी यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब आप गौर से देखिएगा, बिल्डिंग अभी तक वही है, अभी भी बिल्डिंग वही है, लेकिन थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, थोड़ी सी कहा जाए झुक गई है उस तरफ। तो ये जो चेंज आया है एंगल थीटा, थीटा जितना ज्यादा होगा, ये शेप में चेंज जो आया, ये शेप में आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, थोड़ा टिल्ट कर गया, तो थीटा इज द मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट ओवर हियर। इस थीटा के साथ हमारा मेन कंसर्न होगा, इसे शियर हम लोग चेंज कहते हैं, तो शियर स्ट्रेस कहलाएगा। इसका फॉर्मूला वही होगा, यूनिट वही होगा। शियर स्ट्रेन में आप क्या लिखोगे? देखिए, शियर स्ट्रेन में आप चेंज क्या आया था? ये पॉइंट ए यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ था, तो इसका मतलब डेल्टा ए चेंज आया था, और ये ए वो है जो ओरिजिनल इसकी साइड लेंथ बनती है, तो डेल्टा ए ओवर ए, आप ये इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। शियर स्ट्रेन जिसको गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, जो मैंने भी आपको बताया, थीटा भी कहला सकता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्योंकि अगर इस ट्राइंगल को मैं देखूं, इफ आई गो थ्रू दिस ट्राइंगल, इसको मैं डेल्टा ए कह देता हूं आपके आसानी के लिए, इसको ए, तो ये जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, इसमें ये चीज परपेंडिकुलर है एंड दिस ए इज बेस। सो इट्स वेरी क्लियर कि हम यहां पे जब अप्लाई करेंगे टेंजेंट थीटा आएगा। स्टूडेंट, इसका मतलब डेल्टा ए ओवर ए को मैं टेंजेंट थीटा भी लिख सकता हूं, और आप सब जानते हैं कि टेंज फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो गैमा जो हमारे पास थीटा भी लिखा जा सकता। तो यही से हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट शियर मॉड्यूलस जो है उसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाएगा। वैल्यूज प्लेस करूंगा तो इसका ये रिलेशन एफ ओवर ए टेंजेंट थीटा भी लिखा जा सकता है, या फिर अगर आपको टेंजेंट थीटा लिखा नहीं आता और आपको एफ ओवर ए थीटा लिखा हुआ नजर आता है, तो उसका मतलब वो आपसे पूछ सकता है, बताइए क्या ये रिलेशन कब वैलिड होगा? तो आप जानते हैं ये तब वैलिड होगा जब आपने टेंजेंट थीटा की जगह थीटा लिखा होगा, एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। स्टूडेंट, ये वो बुनियाद थी, कुछ थोड़ी सी हम लोगों ने प्रैक्टिस की, फॉर्मूलास हमने रिवाइज किए, तीनों तरह का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अब हम एंटीटेस्ट के कुछ बहुत फेमस क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। यंग्स मॉड्यूलस का जो रिलेशन हमारे पास आता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ओवर चेंज इन लेंथ, बिल्कुल सही है फॉर्मूला। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहां से बच्चा क्या क्या परसेप्शन कर सकता है, वो ये कह सकता है दैट मॉड्यूलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, modulus is inversely proportional to area, modulus is inversely proportional to, directly proportional to length, modulus is inversely proportional to change in length। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन या assumptions वो कर सकता है। याद रखिएगा, इनमें से कोई assumption भी एप्लीकेबल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उसकी बुनियादी वजह यह क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इस रिलेशन में इट हैज अपीयर्ड एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो कांस्टेंट के तौर पे अपीयर हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करूंगा कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेन दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये कांस्टेंट तीन तरह के हो सकते हैं स्टूडेंट, मैं आपको इसको याद करने की टेक्निक सिखाता हूं। सपोज करें मैं आपको कहता हूं आई वांट टू सेंड यू इन केजी, तो आप पूछेंगे वाई केजी, आखिर केजी में ही क्यों? तो वाई के जी, इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगर तो चेंज हमारे पास लेंथ का हो तो हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉड्यूलस होगा, अगर वॉल्यूम का होगा
तो हम उसको बल्क मॉडुलस कहेंगे, और अगर शेप में चेंज आ रहा है तो हम उसको shear मॉडुलस कहेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से इन तीनों के नामों को याद कर सकते हैं, YKG से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट जो हमारे पास है, आइए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये कांस्टेंट कितनी चीजों पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अभी हम पर्टिकुलरली यंग मॉडुलस की बात करें, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों। इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। नंबर वन, नेचर ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपनी तरह का होता है। बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं आपको। देखिए, जैसे हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, रेजिस्टिविटी जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, या रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एनी सब्सटेंस, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। इसी तरह से ये हुस्न इत्तफाक है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी की तरह नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। अब इनके डिपेंडेंस कैसे है, इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। द वेरी बेस्ट क्वेश्चन, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दे आर रिपीटेडली कमिंग इन डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ एंटीटेस्ट। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इलास्टिक है? अब होता क्या, बच्चा क्या करता? देखिए, बच्चे के जहन में यह बात बैठी हुई है कि इलास्टिक वो होगा जिसे आसानी से एक्सटेंड किया जा सकता होगा। इलास्टिक तो फौरन से पहले वो रबर को देखता और वो अल्फा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता। क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, फिजिक्स में मोस्ट इलास्टिक का वर्ड इस बात को एक्सप्रेस करता है जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब हमें इन तमाम का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखना पड़ेगा। जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए एक टेक्निक यहां पे यूज की है। आई होप आप उसको बहुत पसंद करेंगे। मोस्ट इलास्टिक मीन्स द वन हु हैज द ग्रेटर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यूज करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, फोर्स पर यूनिट एरिया L ओवर डेल्टा L। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करेंगे। हम इन चारों मटेरियल्स, रबर सपोज करें ये रबर है, दिस इज प्लास्टिक, दिस इज कॉपर, द लास्ट इज द स्टील। हम इन तमाम की एक जैसी लेंथ लेंगे और सब की थिकनेस भी एक जैसी लेंगे। इसका मतलब मैंने सब में लेंथ को एक जैसा रख के इस फैक्टर को कांस्टेंट कर दिया। थिकनेस एक जैसी ली तो एरिया ये भी कांस्टेंट हो गया। अब मैं इन सब के साथ एक जैसा वेट जब लटकाऊंगा तो इन सब पर जो फोर्स लगेगी वो भी एक जैसी होगी। इट मीन्स दैट ये तीनों के तीनों फैक्टर हमारे पास कहा जाए साइलेंट हो गए। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड कर रहा है डेल्टा एल पर। आप उससे पूछेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता था, टेम्परेचर पर आपने कहा था इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। याद रखिएगा, जब कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट मटेरियल्स का, तो उनमें से कौन सा ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रखता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज किया जा सकता है। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। उसमें हम तीन फैक्टर्स हमने एक जैसे रखे। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में चेंज इन लेंथ के साथ इसका इनवर्स रिलेशन नजर आ रहा है। तो याद रखिएगा, जिसमें लेंथ ज्यादा चेंज होगी, किसमें ज्यादा चेंज होगी बताइएगा? बिल्कुल सही है, रबर में लेंथ सबसे ज्यादा चेंज हो जाती है। इसका मतलब उसमें लेंथ का चेंज सबसे ज्यादा होगा तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम होगा। तो किसमें सबसे कम होगा? बिल्कुल सही है, स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसलिए सबसे ज्यादा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि इसमें डेल्टा एल सबसे कम होगा। तो एक बहुत खूबसूरत अंदाज था जिसमें हम लोगों ने इस तरह से कंपैरिजन किया। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ कीपिंग द थ्री फैक्टर्स कांस्टेंट। आपने क्या किया, सेम फोर्स लगाई, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा और एक जैसी लेंथ ली, रबर की, कॉपर की, प्लास्टिक की और स्टील की। और फिर उन सब पर जब आपने सेम स्ट्रेस अप्लाई किया तो आपने ये देखा कि जिसमें लेंथ का चेंज सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम होगा। सो कैन बी सीन दैट डेल्टा एल इज लीस्ट इन स्टील। सो इट मीन्स दैट फॉर स्टील as Y has maximum value, so it must be the most elastic। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, which of the following is least
इलास्टिक, तो वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही है। फिर वो रबर हो सकता, क्योंकि रबर में हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली सबसे कम होगा। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू पीपल हैव एंजॉयड दिस मेथड। एक बड़ा अच्छा मेथड था जिसमें हमने इस चीज को देखा कि कैसे हम लोग उसी फॉर्मूला को जिसको हमने डिस्कार्ड किया था हम अपने अकॉर्डिंगली यूज भी कर सकते हैं। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, इसके हवाले से कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तमाम फॉर्मेट में आने वाला क्वेश्चन। व्हेन अ सॉलिड is heated then its modulus of elasticity, फिर उसका modulus of elasticity पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो इंक्रीज कर जाएगा, क्या वो डिक्रीज कर जाएगा, और इट रिमेन सेम, या इनमें से कोई भी नहीं? तो बेटा मैं अभी आपको ये सिखा के आऊं, जरा वापस चलते स्लाइड पर। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं स्टील की एग्जांपल लूं और स्टील को मैं हीट अप करना स्टार्ट कर दूं, इसे हीट अप करूं, तो बताइए क्या इसको इलोंगेट करना मुश्किल होगा या आसान? बताइए, इसमें चेंज इन लेंथ मुश्किल से आएगा या आसानी से? बिल्कुल सही है, इसमें लेंथ का चेंज ज्यादा होने लग जाएगा। इसका मतलब ये लेंथ का चेंज जब ज्यादा होगा तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज करने लग जाएगा, विच मींस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि जब टेम्परेचर राइज करता है इलोंगेशन ज्यादा हो जाती है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज कर जाता है। सो स्टूडेंट, इट्स अ वेरी important thing, you'll have to remember it, that modulus of when temperature increases, change in length increases and hence modulus of elasticity decreases. इसे आपने याद रखना है। तो मैंने पहला पॉइंट आप लोगों को सिखाया कि टेम्परेचर पर इसकी डिपेंडेंस क्या है, कैसी होती है, इनवर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यंग्स मॉड्यूलस बिकम्स इक्वल टू स्ट्रेस। अब ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आपके लिए डेवलप किया, आप सबने गौर करना है। बताइए कौन सी वैल्यू होगी इनमें से जो नीचे हम 4 ऑप्शन दी गई हैं जिसमें यंग्स मॉड्यूलस बिकम्स इक्वल टू स्ट्रेस। अब टेक्निकल पॉइंट ये है कि यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, तो यंग मॉड्यूलस तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ये कुछ लेंथ चेंज यहां पे दी गई हैं, तो आप इसको यू कैन डू दिस कि आप लेंथ एक खास अंदाज से चेंज करें तो यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस के बराबर आ जाएगा। तो याद रखिएगा यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस के बराबर आ जाएगा, ये मैंने जान के लिखा। हकीकत इसका जो सही क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए द स्ट्रेस बिकम्स इक्वल टू द यंग मॉड्यूलस। स्ट्रेस हम चेंज कर सकते हैं एंड वी कैन मेक स्ट्रेस इक्वल टू द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो टेक्निकल पॉइंट मैंने शुरू में ही इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिखा दिया कि पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आएगा और यहां पर ये आपने याद रखना। वेल स्टूडेंट, यहां पर हमें फर्स्ट ऑप्शन दी गई है डेल्टा एल इज इक्वल टू 2L, कि मैं लेंथ को कितना चेंज करूं कि जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लेंथ एल है उसका डबल चेंज कर दूं। बीटा चेंज इन लेंथ एल के बराबर हो, लेंथ में चेंज होगा वो एल के बराबर हो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एल हमारे पास एल प्राइम हो, एल प्राइम जैसे एल प्राइम विच इज इक्वल, इट बिकम्स इक्वल टू 2L, कि लेंथ में जो हम बाद वाली लेंथ है वो डबल ऑफ लेंथ के बराबर हो जाए। तो बड़ा टेक्निकल पॉइंट ये, इसका जवाब ये डेल्टा बोथ बी एंड सी। कैसे? गौर से देखिएगा, हमारे पास यहां पर ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। एज वी हैव सेड, हम जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर और दूसरे टेम्परेचर पर। तो जब डेल्टा एल कैन नॉट चेंज वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, जो यंग मॉडल्स को चेंज नहीं कर सकती, रादर स्ट्रेस कैन बी मेड इक्वल टू यंग मॉडल्स। से मैंने आप लोगों को पॉइंट सिखाया था। अब बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। सपोज करें ये हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है एल, और इसकी लेंथ लेट्स सपोज दैट हमारे पास एल है। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं और हमारे पास बाद वाली लेंथ 2L बन जाती है, एल प्राइम 2L के बराबर हो जाती है, तो आपके पास चेंज क्या आएगा? इसका मतलब देखिए बाद वाली लेंथ 2L के बराबर है, जो कि हमारे पास यहां पे चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ एल प्राइम इज इक्वल टू 2L। और हमारे पास यहां पे अगर मैं डेल्टा एल निकालूं तो मैं अगर एल प्राइम में से एल को माइनस करूंगा तो 2L में से जब एल माइनस होगा तो मेरे पास एल आ जाएगा। इसका मतलब अगर डेल्टा एल हमारे पास एल के बराबर हो बीटा ऑप्शन, तब क्या होगा? ये दोनों ऑप्शन सेम है। मैं यहां पे आऊंगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज करूंगा,
फोर्स पर यूनिट एरिया, ओरिजिनल लेंथ ओवर डेल्टा एल। डेल्टा एल की जगह मैं जो ही एल पुट करूंगा, एल एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप देखिए हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहां पे हम वैसे तो बोल देंगे, टीचर भी पढ़ा देते हैं, हम सब बोल देते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाए वो स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, मगर आप लोगों ने इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है। दिस इज समथिंग यू ऑल विल हैव टू रिमेंबर। आप लोगों ने हमेशा इसको याद रखना है कि यहां पर आपने ये नहीं कहना कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस के बराबर हुआ, बल्कि आपने कहना स्ट्रेस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन स्टूडेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर अ परफेक्ट रिजिड बॉडी, एक परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए यंग मॉड्यूलस क्या होगा? स्टूडेंट याद रखिएगा, परफेक्ट रिजिड बॉडी उसको कहते हैं जिसमें आप की लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। अब जब आप लेंथ को चेंज नहीं कर सकते, तो अभी आपने देखा था कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का लेंथ के चेंज के साथ क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। तो जब मैं इसको जीरो कर दूंगा तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा इज द आंसर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज किया गया है। डेल्टा एल की जगह आप जो ही जीरो पुट करेंगे तो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफाइनाइट आ जाएगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं अब चाह रहा हूं, क्योंकि हम थोड़े वक्त में ज्यादा सारी चीजें कर लें। तो अगर मैं इफ वी कट, बहुत दफा एक क्वेश्चन आता है, इफ वी कट अ वायर इन टू हाफ, सपोज करें मैंने एक वायर को, ये मेरे पास सपोज करें वायर है, और मैंने इस वायर को दो हाफ्स में कट कर लिया, तो आप मुझे बताएं अगर इस वायर का शुरू में यंग मॉड्यूलस वाई था, तो इस एक टुकड़े का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? और मजे की बात यह है कि क्या इसकी नेचर चेंज हो गई? नो, अभी भी उसी मटेरियल कॉपर का है तो कॉपर का ही होगा। तो क्या इसका टेम्परेचर चेंज हुआ? टेम्परेचर भी चेंज हुआ। इसका मतलब इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर कोई इफेक्ट आएगा? नो इफेक्ट, एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। सेकेंड वन, अगर हमारे पास सपोज करें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो 1 के इक्वल है, तो व्हाट कैन यू से दैट? डेल्टा एल आपके पास एल प्राइम के बराबर है, एल आपके पास 2l है, तो तब क्या होगा? तब हमारे पास क्या होगा? सिग्मा जो होगा, यानी स्ट्रेस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपस में बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम वाई, ये जो हमारे पास एक रिलेशन लिखा हुआ है, हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल को अगर मैं उधर ले जाऊं और वाई को इस तरफ ले आऊं तो मेरे पास ये रिलेशन बन जाता। अब स्टूडेंट, इस रिलेशन से हम बहुत सारे डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर मैं बाकी सारे फैक्टर्स को, देखिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि वो तो मटेरियल पर डिपेंड है रहा है। तो अगर सेम मटेरियल की बात करूं और सेम टेम्परेचर की बात करूं, y कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब मुझे अब y के बारे में इन तीनों रिलेशन में, कुछ इन तीनों कॉन्फ्लुएंस में अब दोबारा इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो मैं कॉन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहा हूं इस रिलेशन से, वो ये कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अगर लेंथ सेम हो, एरिया सेम हो, इसका मतलब अगर लेंथ सेम होगी, एरिया सेम हो गया, y तो पहले कांस्टेंट था, तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, विच मीन दैट जितनी बड़ी फोर्स लगेगी एक्सटेंशन उतनी ज्यादा होगी। इस रिलेशन को आपने यकीनन बहुत दफा देखा होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और अक्सर एफ इज इक्वल टू के एक्स भी लिखा जाता है, स्प्रिंग्स में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल कब हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं एफ को कांस्टेंट कर लूं, एरिया को कांस्टेंट कर लूं, तो फिर मेरे पास ये रिलेशन डेवलप हो जाएगा। तो हमने यहां पे क्या किया हुआ है, आपके लिए डिफरेंट रिलेशन डेवलप किए हुए। और अगर मैं फोर्स को और लेंथ को कांस्टेंट रखूं और एरिया को चेंज करूं, तो फिर डेल्टा एल एरिया के साथ इन्वर्स हो जाएगा। जितनी मोटी वायर होगी उसकी लेंथ को चेंज करना उतना मुश्किल होगा। एरिया चूंकि पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैं इसको आर स्क्वायर के साथ भी इन्वर्सली कह सकता हूं, डायमीटर के स्क्वायर भी के अकॉर्डिंगली भी बात कर सकता हूं। तो यहां से आप डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत अहम है, दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से ही आप ऑलमोस्ट डिफॉर्मेशन के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चुटकी बजा के कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एफएससी में इस टॉपिक को बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाता, इसको इतना पढ़ाया नहीं जाता, बस जल्दी से निकाल दिया जाता। तो मैं कोशिश करूंगा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लेआउट करूं। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट पार्ट इसका। स्टूडेंट, इससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपसे शेयर कर लूं दो तरह के सब्सटेंसेस, डक्टाइल सब्सटेंस और ब्रिटल सब्सटेंस। डक्टाइल सब्सटेंस किसको कहते हैं? याद रखिएगा, जिसको जब
जिसपे स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो पहले वो इलास्टिकली डिफॉर्म हो, और इलास्टिकली डिफॉर्म होने के बाद वो परमानेंटली डिफॉर्म हो, फिर कहीं जाके टूटे। ये ना हो कि इलास्टिक लिमिट जो ही क्रॉस हो वो टूट जाए। तो अगर कोई ऐसी सब्सटेंस है, कोई ऐसा सॉलिड है जिसमें इलास्टिसिटी भी मौजूद है और प्लास्टिसिटी दोनों मौजूद है, तो याद रखिएगा ऐसी सब्सटेंस को हम डक्टाइल सब्सटेंस का नाम देते हैं। जब हम ब्रिटल सब्सटेंस की बात करते हैं तो ब्रिटल सब्सटेंस जैसे चॉक को अगर आप डिफॉर्म करने की कोशिश करें तो डिफॉर्म तो क्या होगा, वो फौरन ही टूट जाएगा। तो इट ओनली हैज इलास्टिसिटी, ब्रेक्स जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस्ड, तो उसे हम ब्रिटल सब्सटेंस का नाम देते हैं। अब यहां पर बच्चों ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया स्ट्रेस और स्ट्रेन का, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने स्ट्रेन को प्लॉट किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने स्ट्रेस को प्लॉट किया। ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि कुछ देर तक एक स्ट्रेट लाइन चलता, उसके बाद थोड़ा सा ये इसमें शेप इसकी चेंज होती है, फिर ये बढ़ता जाता है, फिर एक पॉइंट आता है जिसको सी कहा गया, और उसके बाद ग्राफ नीचे आ जाता है और कहीं याद आके यहाँ पे ये ग्राफ यहां से गायब हो जाता है। अब मैं ये चाह रहा हूं ये सारे पॉइंट्स आपसे शेयर करूं, तो ये जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये कौन सी सब्सटेंस हो सकती है, इसमें इलास्टिक रीजन भी मौजूद है, प्लास्टिक रीजन भी मौजूद है, इसलिए ये डक्टाइल सब्सटेंस का हमारी बुक में दिया हुआ है। आइए देखते हैं पॉइंट ओ से अगर मैं स्टार्ट करूं और पॉइंट ए तक जाऊं, तो फ्रॉम ओ टू ए की अगर मैं बात करूं तो हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से तमाम बच्चों के ज़हन में ये बात आती है स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो याद रखिएगा यहां तक ओ से लेकर ए तक, यहां तक जितने भी स्ट्रेस अगर मैं प्लॉट कर लूं, जितने मर्जी में स्ट्रेस प्लॉट कर लूं, ये स्ट्रेस चल रहे हैं, सारे के सारे स्ट्रेस हमारे पास प्रोपोर्शनल स्ट्रेस भी होंगे, ये सारे प्रोपोर्शनल स्ट्रेस होंगे। इन तमाम स्ट्रेसेस के लिए इनके स्ट्रेन आपस में क्या होंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये रीजन कौन सा कहलाता है, ये इलास्टिक रीजन भी कहलाएगा, साथ साथ इसको प्रोपोर्शनल रीजन भी कहते हैं। इलास्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप यहां से स्ट्रेस हटा देंगे तो ये कर्व रिट्रेस हो जाएगा, इसका मतलब यह कि बॉडी अपनी असल हालत में वापस चली जाएगी। तो इलास्टिसिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और साथ साथ प्रोपोर्शनैलिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। सारे के सारे स्ट्रेस इलास्टिक स्ट्रेस भी है, जबकि प्लास्टिक इनमें कोई भी नहीं है, देयर इज नन ऑफ देम इज प्लास्टिक। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट आपके तक, क्या कोई प्लास्टिक होगा इनमें से? जी नहीं, इनमें से कोई भी प्लास्टिक नहीं होगा। इट मींस इनमें से कोई प्लास्टिक नहीं है, ये प्रोपोर्शनल स्ट्रेस है। इट मींस ये सारे के सारे हमारे पास इलास्टिक भी है एज वेल एज ये हमारे पास प्रोपोर्शनल स्ट्रेस भी मौजूद है। साथ ही मैंने क्वेश्चन भी आपको बता दिया, बात का टेक्निकली पूरा बच्चा समझता है शायद ये आपस में जो है ये प्लास्टिक स्ट्रेस भी, इनमें अभी तक कोई प्लास्टिक स्ट्रेस नहीं आया, सिर्फ इलास्टिक और प्रोपोर्शनल स्ट्रेस है। तो अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या ओ से लेकर ए तक कोई स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट है? जी नहीं। इलास्टिक लिमिट उसको कहते हैं कि जिसके बाद इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। तो ओ से लेके ए तक इलास्टिसिटी तो एग्जिस्ट करती है, और इससे अगर मैं ऊपर जाऊं तब भी पॉइंट बी तक इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब याद रखिएगा इनमें कोई इलास्टिक लिमिट नहीं कहलाएगा। इलास्टिक लिमिट पॉइंट बी के सामने वाला जो स्ट्रेस होगा, इसे हम इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं। सो स्टूडेंट, इनमें से कोई भी इलास्टिक लिमिट नहीं होगा, ओ से लेके ए तक इलास्टिक लिमिट कोई नहीं है। लेकिन ए का स्ट्रेस क्या है? देखिए ए का स्ट्रेस हमारे पास खास तौर पे प्रोपोर्शनल लिमिट कहला सकता है। क्यों? इसके बाद कर्व स्ट्रेट नहीं रहेगा, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एट ए स्ट्रेस रीचेस प्रोपोर्शनल लिमिट, तो ए के स्ट्रेस को हम प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम देंगे। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं, बच्चों मुझे बताओ इलास्टिक लिमिट का यूनिट क्या होगा? तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चे कहते पता नहीं यार इलास्टिक लिमिट क्या चीज है, इलास्टिक लिमिट तो कोई फिजिकल चीज क्वांटिटी नहीं है, तो एक प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा इलास्टिक लिमिट एक स्ट्रेस ही है। तो अगर ये स्ट्रेस है, ये वो स्ट्रेस है जिसके अंदर अंदर इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, और तो फिर ये स्ट्रेस है तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात कर लेते फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर मैं पॉइंट ए से बी, यानी मैं इस कर्व की बात करूं, इस हिस्से की, इस रीजन की बात करूं, तो ए से जब मैं ऊपर जाऊंगा तो बॉडी अभी भी इलास्टिक रीजन में होगी, टेम्परेली डिफॉर्म होगी। ऑल स्ट्रेस आर इलास्टिक बट अबव ए नॉट प्रोपोर्शनल। याद रखिएगा ए से ऊपर कोई भी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल नहीं है, मगर इलास्टिक जरूर है। इलास्टिसिटी कहां एंड करती है? बी पर एंड कर जाती है, जिसको हम इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं। अगर मैं बात कर रहा था ए से बी की, अगर मैं उससे ऊपर जाऊं, अबव बी बात करूं, तो प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है। प्लास्टिसिटी
बी से ऊपर जो ही मैं जाऊंगा तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। ये रीजन प्लास्टिक रीजन कहलाता है, जो कि हमारे पास सी तक जाता है। सो स्टूडेंट, आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, उसमें स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। एक मैक्सिमम लिमिट आएगी स्ट्रेस की, उसे हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का नाम देते हैं, सिग्मा यूटीएस, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल विद स्टैंड अबव इट। उससे अगर आप ऊपर जाएंगे इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग, और टूटेगा कहां पे? डी पर जाके वो ब्रेक हो जाएगा। इसे फ्रैक्चर स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। तो इस हवाले से मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे शेयर किए। अब और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे एरिया अंडर द कर्व निकालूं, एरिया, तो एरिया जो हमारे पास आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, अक्सर बच्चे समझते हैं वो एनर्जी होती है, जी नहीं। अगर आप एरिया निकालेंगे तो एरिया यहां पर आएगा ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, और बेस में हमारे पास क्या चीज है? बेस में हमारे पास स्ट्रेन है और परपेंडिकुलर में स्ट्रेस है। तो याद रखिए इसका यूनिट कभी भी जूल नहीं आ सकता, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, और स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो प्रेशर स्ट्रेस का या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट है, या बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट है। इसका मतलब द एरिया अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व प्रोवाइड्स अस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी। तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें क्या देता है? एनर्जी डेंसिटी देता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैं आपके लिए यूनिट भी पुट करके दिखाता हूं। एनर्जी का यूनिट होता है जूल और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर। अगर मैं जूल को लिखूं तो न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है, तो क्यूबिक मीटर ये कट गया, तो आपके पास क्या चीज आ गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट भी वही होता है जो स्ट्रेस का होता है। टेक्निक और बड़ा खूबसूरत पॉइंट, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का फॉर्मूला जब भी हमारे पास आएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात कर लेते हैं एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हमारे पास ज़ाहिर है वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंथ होगी, तो हाफ एफ इंटू एल ये हमारे पास यूनिट बनता है न्यूटन मीटर, जो कि जूल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एनर्जी बन जाएगी। हमारी बुक में इसको पूरा का पूरा एक टॉपिक है, बड़ा फेमस टॉपिक एफएससी में आता है। चूंकि एंटी टेस्ट में तो हम वो पूरा टॉपिक नहीं देखेंगे, एंटी टेस्ट में हमारा मेन कंसर्न टेक्निकल पॉइंट से होता है, तो वो आपको याद होगा, हम उसको प्रूव करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट हाफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सटेंशन का स्क्वायर और नीचे ओरिजिनल लेंथ। तो इसको याद करने का एक फॉर्मूला हाफ वाई ए एक्स स्क्वायर ओवर एल, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उन क्वेश्चंस के हवाले से इंशाअल्लाह हम लोग आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, which is also a very important question. Consider the graph in which different materials are tested for stress and strain. Which of these is most elastic? इनमें से कौन सा जो सबसे ज्यादा इलास्टिक है? देखिए, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि ज्यादा इलास्टिक वो होगा जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा होगा। अब क्या इस ग्राफ से हम ये मालूम कर सकते हैं जो डिफरेंट 3 तरह के मटेरियल्स का हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, तो क्या हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ को सामने रखकर ये मालूम कर सकते हैं कि किसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा है? तो आप जानते हैं कि यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। इसका मतलब ऊपर आया स्ट्रेस, नीचे आया स्ट्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो इसकी अगर मैं स्लोप निकालूं, इफ आई फाइंड आउट व्हाट, अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो याद रखिएगा हमारे पास जो स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कब अगर स्ट्रेस वाई एक्सिस के लॉन्ग है और स्ट्रेन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो याद रखिएगा आपके पास क्या आएगा? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, जो कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। और अक्सर क्या होता है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत अच्छी तरह रट्टा लग जाता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप निकाली जाती है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, तो अक्सर क्या करता है, वो स्ट्रेस को एक्स एक्सिस पर ले आता है, स्ट्रेन को वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब रहेगी तो स्ट्रेट लाइन, मगर याद रखिएगा अब जो स्लोप निकलेगी उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, विच इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ये खास तौर पे बल्क मॉड्यूलस के लिए लिया जाता है। तो अब आइए हम इस सवाल की तरफ आते हैं। हमें 3 ग्राफ शो किए गए, 1 2 3। अब इस ग्राफ में वाई एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेन है। इसका मतलब यह कि अगर मैं यहां पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालूं तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ही आएगा हमारे पास। आप देख सकते हैं किसकी स्लोप ज्यादा है, 1 की, सेकंड की या थर्ड की? बिल्कुल सही है, 1 की स्लोप सबसे ज्यादा है। इसका मतलब
1 का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे बड़ा होगा, सो दिस इज द मोस्ट इलास्टिक। और बच्चों अगर ये होता कि दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते फिर क्या होता, फिर याद रखिए जिसकी स्लोप सबसे कम होती फिर हम इसको सिलेक्ट कर रहे होते, क्योंकि जिसकी वहां पे हम जो निकाल रहे होते स्लोप वो इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती। तो एक टेक्निकल क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए टू द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बी। अब यहां पे y एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेन दिया हुआ है, x एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेस दिया हुआ है, और हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री दो ग्राफ हैं a और b। हमें ये दो ग्राफ दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि जनाब इन दोनों का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पहले मालूम करें। इसका मतलब मुझे ya मालूम करना है, yb मालूम करना है, और उसके बाद उन दोनों की मुझे रेशियो भी मालूम करके बतानी है। अब यहां पे टेक्निकल पॉइंट ये है कि हमें तो सिर्फ एंगल्स दिए हुए हैं, और एंगल से क्या हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस y एक्सिस के लॉन्ग होता है, स्ट्रेन x एक्सिस के लॉन्ग, यहां पे इन्वर्स दिया हुआ है उसका। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आप सब जानते हैं स्लोप को टेंजेंट भी कहते हैं। टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल टू द टेंजेंट ऑफ सेकेंड एंगल, वैल्यूज प्लेस की, टेंजेंट 30 टेंजेंट 60, हमने इनको सॉल्व कर लिया, जवाब आ गया 1/3। अब याद रखिएगा यहां पे जो हमने स्लोप निकाली है, स्लोप वो क्या चीज है, वो स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस है, और हमें क्या चाहिए, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो हम क्या कहेंगे, इसका इनवर्स ले लेंगे, तो 1/3 की बजाएगा 3/1। सो आवर बेस्ट ऑप्शन इज 3:1 विच इज द बीटा। तो मैंने कोशिश की कि यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन के हवाले से आपको दोनों तरह के ग्राफ आपसे शेयर कर लूं कि y एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेस और x एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेन। तो अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में अगर एरिया निकाला जाएगा वो हमें क्या देगा, वो हमें एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देगा। और अगर हम स्लोप निकालेंगे इट विल गिव अस द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस अगर हमारे पास ये और ये चीज है, और अगर इसका इनवर्स है तो फिर वो हमें कंप्रेसिबिलिटी देगा या इनवर्स ऑफ यंग मॉडुलस या शेयर मॉडुलस। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो है वो उसमें हमारे पास सॉलिड्स में आप सब जानते हैं तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हम इन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंडक्टर, द सेकंड वन इज इंसुलेटर, एंड द थर्ड वन दे आर सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में कंडक्टिविटीज बहुत हाई होती हैं, 10⁻⁷ ओहम पर मीटर। यहां पे याद रखिएगा पॉजिटिव वैल्यू फॉर अल्फा, अल्फा हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था, द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर्स में चूंकि अल्फा पॉजिटिव होता है, तो जब अल्फा पॉजिटिव है याद रखिएगा जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी और कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। 0 केल्विन पे क्या होगा, देखिए 0 केल्विन का मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया, कम किया। 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे कम टेम्परेचर है जिस पर सारी की सारी थर्मल एजिटेशन सीज कर जाती हैं। तो जब सारी थर्मल एजिटेशन सीज कर जाएंगी, एटम्स वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेंगे, उनका कोई कुलियन नहीं होगा, उन्हें फिजिकली किसी कुलियन का सामना नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस 0 ओम हो जाएगी। इसका मतलब हम जानते हैं इसी चैप्टर में थोड़ी देर बाद टॉपिक आएगा सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स उनको कहते हैं किसी खास टेम्परेचर पर अगर कोई सब्सटेंस ऐसा बिहेव करे कि उसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाए, सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू सुपर कंडक्टर्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एंटी टेस्ट का क्वेश्चन ये बन सकता है, पूछा जा सकता है कि बताइए 0 केल्विन पर कंडक्टर्स किसके तौर पे बिहेव करेंगे, दे विल बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर्स। एंटी टेस्ट का क्वेश्चन हो गया। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटीज बहुत लो होती हैं। याद रखिएगा टेम्परेचर आप बढ़ा दें, टेम्परेचर आप कम कर दें, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे रिमेन इंसुलेटर, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटीज बहुत ज्यादा लो होती हैं। अब चलते हैं सेमी कंडक्टर्स की तरफ। सेमी कंडक्टर में इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज होती हैं, दे आर बीन गिवन ओवर हियर। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर्स की बेस्ट एग्जांपल वो बिलोंग टू 4th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनमें मजे की बात नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्फा होती है, इसका मतलब इनका रिस्पांस कंडक्टर्स का इनवर्स होता होगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता होगा इनकी रेजिस्टेंस कम होती होगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाती होगी। तो एट 0 केल्विन क्या होगा,
इसका मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब ये अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर आप जब कम करेंगे, 0 केल्विन कर देंगे, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि 0 तमाम सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन डिपेंड कर रही होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स की ब्रेकेज पर। कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा टूटते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर पैदा होते हैं, कंडक्शन उतनी ज्यादा होती है। लेकिन जब आप टेम्परेचर कम करते करते 0 केल्विन पे ले जाएंगे तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा। इसका मतलब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर मौजूद नहीं होगा, तो कंडक्शन 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इंसुलेटर्स, वो करंट को पास ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गई एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पर कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बिहेवियर को समझा जाता है। हम सब ये बात जानते हैं कि एटम्स में जो वैलेंस शेल्स होते हैं वो जो उनके नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में भी होते हैं, जिसकी वजह से जो आउटर जो एनर्जी लेवल होता है वो सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाता है, उन्हें बैंड्स कहते हैं और इस थ्योरी को एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं। और ये बड़ा अच्छा समझाती है कि कब हम समझते हैं कि जनाब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जी नहीं, इंसुलेटर्स में भी तो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो वैलेंस शेल हमेशा, वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ये जरूरी नहीं होता, मगर याद रखिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसको कैसे समझाऊंगा? कंडक्टर्स में आप सब जानते हैं हमारे पास 3 तरह के बैंड होते हैं, इंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन बैंड। लेकिन कंडक्टर्स में फॉरबिडन गैप नहीं होता। इसका मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस ओवरलैप कर रहे होते हैं, विच मीन्स जितने भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर रेडी टू मूव टुवर्ड द कंडक्शन बैंड, दे डू नॉट नीड एनी एनर्जी। तो इसका मतलब वो इस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड में हो जाती है, इंश्योरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए कंडक्टर्स आसानी से कंडक्ट करवा देते हैं। इंसुलेटर्स में फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता है, गैप चूंकि बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब हमारे पास कंडक्शन बैंड मुकम्मल तौर पे एम्प्टी होगा और वैलेंस बैंड मुकम्मल तौर पे फुल होगा। हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं मगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा। सेमीकंडक्टर्स में चलते हैं, एक नैरो फॉरबिडन गैप होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब मैंने भी आपको सिखाया था, आप देखें अभी मैं आपको बता के आया हूं कि सेमीकंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से मुराद क्या है? यहां जब आप हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाएगा। अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी तो यहां पे होल क्रिएट होगा, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से एक पाथ मिल जाता है और इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। सो स्टूडेंट, जितने कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे अल्टीमेटली कंडक्शन ज्यादा होगी। तो एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट हमने आज सीखा यहां पे। तो पार्शली फिल्ड होता है इनका कंडक्शन बैंड, पार्शली वैलेंस बैंड फिल होता है और इनमें फॉरबिडन गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। इसका मतलब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाता है तो फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर्स हमारे पास 2 तरह के, नंबर 1 दैट इज प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप सब जानते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द बेस्ट एग्जांपल्स, जो कि 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से ताल्लुक रखते हैं। हमारे पास यहां पे हम देख सकते हैं 4th ग्रुप से मुराद क्या, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये अगर हम इस सेंटर वाले जर्मेनियम को देखें तो इसके पास 1 2 3 4 इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 7 नेबरिंग जो हमारे पास 4 जर्मेनियम के मौजूद है एटम्स, वो इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो इस वजह से यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है और हम इसको कंडक्शन इसकी अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। वेल, इम्प्योर या डोप्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इम्प्योर डोप्ड या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? जब आप 4th ग्रुप के नेबरहुड में, यानी नीचे जाएं तो 3rd ग्रुप, ऊपर जाएं तो 5th ग्रुप, वहां से डोपिंग करते हैं, इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो फिर हमारे पास 2 तरह के सेमीकंडक्टर डेवलप होते हैं, पी टाइप या एन टाइप। पी टाइप में डोपिंग होती है 3rd ग्रुप से, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है, इससे एक्सेप्टर कहा जाता है। एक्सेप्टर क्यों कहा जाता है? देखिएगा, यहां पे हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की, इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये नेबरहुड में कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप कर लेंगे, लेकिन ये होल इसका रह जाएगा। इस होल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करना शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, यहां पे खाली जगह हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट, और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के से खुलबली मच जाएगी, कहा जाए तो कंडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब पी टाइप सब्सटेंस इसको कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो होल है ना, होल, इस होल के साथ ये इंप्योरिटी का एटम न्यूट्रल है। इसका मतलब याद रखिएगा, पी टाइप पर क्या चार्ज होता है? पी टाइप पे कोई चार्ज नहीं होता, ये बेसिकली ये न्यूट्रल होता है। एन टाइप में डोपिंग होती है फिफ्थ ग्रुप से, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है, इसको हम डोनर कहते हैं। क्यों डोनर कहते हैं? देखें यहां पे हमारे पास ये इंप्योरिटी आ गई, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, लेकिन इसका ये 5 वाला इलेक्ट्रॉन, इस पर इसकी ग्रिप कंपैरेटिवली लूज हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, इस 5वें इलेक्ट्रॉन के साथ ये न्यूट्रल है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा कहीं पे भी, तो पीछे जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, पीछे इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां पे नेगेटिव। तो इस वजह से इसकी बॉडी पे नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज अभी भी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है। तो याद रखिए न्यूट्रल है ये। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडक्शन तो स्टार्ट हो गई इलेक्ट्रॉन की वजह से, मगर अब भी ये न्यूट्रल रहा। स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेट चार्ज ऑन पी टाइप और एन टाइप वो हमेशा 0 होगा। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, बट याद रखिएगा नो चार्ज होगा। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बट नो नेट चार्ज। मैंने लिखा फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा। अगर एक्स्ट्रा लिखता तो फिर नेगेटिव चार्ज होता। सुपर कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं। सुपर कंडक्टर्स, द मटीरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम 0 बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर which is called critical temperature। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। फर्स्ट सुपर कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन 1911 बाय कैम्बलिंग ऑन्स। मर्करी था, टेम्परेचर क्या था? लेस देन 4.2 केल्विन पर जाके ये बन जाता था। इसी के अलावा क्रिटिकल टेम्परेचर एल्यूमिनियम के लिए अगर मैं बात करूं तो दैट इज 1.18 केल्विन, और टिन के लिए दिस इज हेवन। इस तरह लेड के लिए 7 पॉइंट, तो यहां से कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं, तो उनके लिए टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन 77 केल्विन होता। स्टूडेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हमारे डिवीजन है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स से मुराद क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनकी 2 तरह की मोशन होती है, एक स्पिन मोशन, एक ऑर्बिटल मोशन। तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास 3 तरह के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होती है जिसमें स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रॉन की, वो ऑर्बिटल के साथ कैंसिल आउट हो जाती है। इसका मतलब नेट इफेक्ट 0 होगा। तो इसका मतलब वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड, स्पिन और ऑर्बिटल की, वही एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं हो सकता। एटम डज नॉट बिकम अ टाइनी मैग्नेट एज अ डायपोल। इसकी एग्जांपल वाटर, कॉपर, बिस्मथ एंड एंटीमनी हमारे पास मौजूद है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर लेते हैं, इसमें स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं होती, 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ बन जाती है। तो एटम बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, जिसको डायपोल का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स अगर उन डायपोल्स को, यही काम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी यही होता है हमारे पास। अब इन दोनों में फर्क क्या है, फेरो में और पैरा में क्या डिफरेंस है, आइए यहां से देखते हैं। हमारे पास ये जो दिया हुआ है इट इज बेसिकली पैरा। अब देखिए यहां पे डोमेन्स बनी हुई हैं। डोमेन उस रीजन को कहते हैं जिस रीजन में ये जो हमारे पास इस तरह एरोज बने हुए डायपोल हैं, छोटे छोटे एटम जो कि मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो यहां पे डोमेन्स में अगर मैं बात करूं तो इस डोमेन ने हमारे पास सारे के सारे डायपोल एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन साथ वाला जो डोमेन है वो उसको कैंसिल आउट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल कोई मैग्नेट नहीं बन पाता। स्टूडेंट अगर ये हो कि हम इन डोमेन्स को अलाइन कर दें मैक्सिमम, तो फिर मैक्सिमम डोमेन्स अलाइन हो जाएंगी, तो वो चीज मैग्नेट बन सकती है। तो इसको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम भी दे सकते हैं। बहरहाल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which we'll have to remember it। ये मैं बात कर रहा था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के हवाले से, हम लोग ये बात कर रहे थे। अगर फॉर एन एग्जांपल मैं सबसे पहले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कहीं पे डोमेन नहीं होती। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कहीं पे भी डोमेन नहीं होती। यहां पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, साथ वाला डायपोल इसको कैंसिल आउट कर रहा होता है, जबकि ये हमारे पास एक
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जहां पे डोमेन्स तो बन रही हैं मगर हर डोमेन के साथ उसके एक ऑपोजिट डोमेन भी मौजूद है, तो ओवरऑल ये मैग्नेटिक नहीं बन पाता। लेकिन अगर इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस तरह से कहा जाए हम जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डोमेन्स अलाइन हो जाएंगे तो ये मैग्नेट बन जाएगा। तो हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आसानी से जो मैग्नेट बना सकते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को कंपैरेटिवली मैग्नेट बनाना बहुत मुश्किल होता। क्यूरी टेम्परेचर के बाद से क्वेश्चन आ जाता है, क्यूरी टेम्परेचर इसको कहते हैं। याद रखिएगा ये वो टेम्परेचर है जिसमें आप जब हीट अप करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की डोमेन्स डिस्टर्ब होंगी, डिसअलाइन होंगी, तो डोमेन्स खत्म हो जाएंगी, वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर 750 डिग्री सेल्सियस या 1023 केल्विन होता है। तो क्यूरी टेम्परेचर के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट, हमारा लास्ट टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप क्या है कि अगर हम किसी लाइक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से हो, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आप जानते हैं हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। पहले वैल्यू पीक तक जाती है पॉजिटिव, फिर 0 होती है, फिर नेगेटिव पीक तक, फिर 0 होती है। तो जो 4 क्वार्टर हमारे पास बनते हैं, अगर हम उस 4 क्वार्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी उसमें उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दें तो वो मुसलसल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेगा। इस प्रोसेस को हम जो है वो जब देखते हैं तो उसको हिस्टैरिसीस लूप की शक्ल से उसको देखा जा सकता है। इसमें क्या होगा, हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग करंट को प्लॉट करें, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, और मैग्नेटिज्म चूंकि दोनों डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नेटिज्म होगी। अब देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां पे मैग्नेटिज्म 0 है, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अभी मैग्नेट नहीं बना। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होगी, एक वक्त आएगा ये पीक पर जाएगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। इसे सैचुरेशन का नाम दिया जाता है। इस वक्त जो मैग्नेटिज्म की वैल्यू होगी सबसे बड़ी होगी। अब यहां पे हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है क्योंकि आप देख सकते हैं कि करंट अपने पॉजिटिव पीक पर पहुंच चुका है। अब सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा, करंट तो 0 होगा, करंट कम होता होता 0 हो जाए। आप देख सकते हैं इसके सामने करंट 0 हो चुका है, लेकिन मैग्नेटिज्म 0 नहीं होगी। इसे रिटेनेटिविटी का नाम दिया जाता है। और यहां पे हम देख सकते हैं दैट करंट बिकम्स 0 बट मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। दिस इज नोन एज हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस की डेफिनेशन भी यही हमारी बुक में है। यहां पर हमारे पास सेकंड क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड क्वार्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगर आप गौर से देखें तो सेकंड क्वार्टर में हमारे पास मैग्नेटिज्म 0 नहीं हुई। अब आ गया ऑपोजिट करंट, थर्ड क्वार्टर का करंट चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिज्म ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये जो हमारे पास मैग्नेटिज्म रह गई थी वो सबसे पहले करंट उस मैग्नेटिज्म को 0 तक लेकर आएगा। आप देख सकते हैं मैग्नेटिज्म को 0 तक लेकर आएगा। फिर इसीलिए इसको इस करंट के हिस्से को कर्सिविटी और इस करंट को कर्सिव करंट कहा जाता है, क्योंकि ये पहले वाले जो पॉजिटिव करंट था उसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म डेवलप हुई थी, जो रह गई थी, इसने पहले उसको 0 किया और फिर इसको कहा जाए ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करेगा। यहां तक हमारा थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फोर्थ क्वार्टर आएगा, फोर्थ क्वार्टर में करंट फिर 0 होगा, करंट 0 हो गया लेकिन मैग्नेटिज्म 0 नहीं हुई। अब मजे की बात है, क्या हिस्टैरिसीस लूप कंप्लीट हुई? जी नहीं, हिस्टैरिसीस लूप कंप्लीट नहीं हुई। तो अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हिस्टैरिसीस लूप कितने क्वार्टर्स में कंप्लीट होगी? तो सुनिएगा, 5वां क्वार्टर दोबारा आएगा। ये 5वां क्वार्टर करंट को पीक तक लेके जाएगा। तो ये करंट को पहले वाली मैग्नेटिज्म को 0 करेगा, फिर इसे पीक तक लेके जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे एंटी टेस्ट में पूछे कि कितने क्वार्टर्स में ये कंप्लीट होगा, इट विल टेक 5 क्वार्टर्स, नॉट द 4 क्वार्टर्स। स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।